मिर्जापुर सीजन 2 के रिकैप वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि 5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है और ये कोई फेस्टिवल से कम नहीं होने वाला। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि सीजन 1 का रिकैप मैंने कर दिया है और ये है सीजन 2 का रिकैप। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पे दिखाया जाता है मुन्ना भैया जो है वो मार देते हैं बबलू भैया और गुड्डू भैया की पत्नी को, लेकिन इनको बचा ले जाती है गोलू और उनकी बहन यानी गुड्डू भैया बच जाते हैं। एंड फिर कहानी की स्टार्टिंग होती है मुन्ना भैया से। मुन्ना भैया जो है उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है एंड देन दिखाया जाता है गुड्डू पंडित को। गुड्डू पंडित जो है वो आते हैं मुन्ना भैया के पास और उनकी कार को धक्का दे देते हैं। तब वो वहां से चले जाते हैं और जब वो उनकी कार खाई में गिर जाती है तब दिखाया जाता है मुन्ना भैया जिंदा है और वो चढ़ के ऊपर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अमर हूं और मैं मर नहीं सकता हूं। एंड उसके बाद पता चलता है कि मुन्ना भैया एक सपना देख रहे हैं और वो काफी दिनों बाद कोमा में से बाहर निकले, क्योंकि जब सीजन 1 के एंड हुआ था उस समय इनको 8-9 गोलियां लग गई थी, वो भी पीठ पे, और इस वजह से वो कोमा में चले गए थे। तब वो गन जिनके ऊपर तानते हैं वो गुड्डू पंडित नहीं कालीन भैया होते हैं और कालीन भैया बोलते हैं बेटा अभी तुम आराम करो, तुम अभी बदला नहीं ले सकते हो गुड्डू पंडित से, और हो सकता है गुड्डू पंडित जो है अब जिंदा ना बचा हो, और इस वजह से ये लोग खुशियां मना रहे होते हैं। एंड फिर कालीन भैया वहां से चले जाते हैं। मुन्ना भैया जो है वो अपने राइट हैंड को बोलते हैं कि बेटा देखो हमारी गोलियां गिनो कि हमें कितनी गोलियां लगी हैं, और वो गोलियां गिनने लग जाता है और इसके बाद वो बताता है कि सरकार आपको 6 गोलियां लगी हैं। एंड देन मुन्ना भैया बोलते हैं देखा मैं इतनी गोलियां खा के भी जिंदा हूं, हम अमर है बे, हमको कोई मार ही नहीं सकता है। इसके बाद वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। इधर दिखाया जाता है शरद शुक्ला को, जो कि जौनपुर का अब नया डॉन है। रतिशंकर शुक्ला के मरने के बाद उसका बेटा जो है अब जौनपुर पे राज कर रहा है और उसका एक ही मकसद है कि मुझे मिर्जापुर चाहिए और साथ साथ उसे गुड्डू भैया को मारना है, क्योंकि गुड्डू भैया ने ही रतिशंकर शुक्ला को मारा था। अब वो ये बात अपनी मॉम को बता देता है और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है लाला और उसके संबंधी पे, क्योंकि जब उसकी बेटी की शादी होने वाली थी तब उसका दूल्हा मर गया जिसको मारा था मुन्ना भैया ने। तब लाला बोलता है अपने संबंधी को कि देखिए सही समय और सही वक्त का इंतजार कीजिए, हम ऐसे बदला नहीं ले सकते। और तभी वहां पे एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि आपको मुन्ना के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, लेकिन लाला उसको समझाता है कि हम गवाही नहीं देंगे क्योंकि हमें दुश्मनी नहीं पालनी है अभी और हमें सही समय का इंतजार करना है। उसके बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। एंड देन कहानी शिफ्ट हो जाती है गुड्डू पंडित पे। गुड्डू पंडित के पैर में गोली लगी हुई है और अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और उस कारण वो मर भी सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है गोलू और डिम्पी को, जो कि एक डॉक्टर को किडनैप कर लेते हैं और उसी से उसका इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक उस डॉक्टर को वो बाहर भी नहीं जाने देते और ना सही ढंग से खाना देते हैं। इधर गुड्डू पंडित जो है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, वो हर बार बोलते हैं कि हम मुन्ना को मार देंगे, हम मुन्ना को मार देंगे, हम मुन्ना को मार देंगे। इधर गोलू बोलती है कि देखो अगर आप ये गन उठा सकते हो, चल सकते हो, तो भाई जरूर आप जाइए मुन्ना को मार दीजिए, लेकिन उनसे उठा भी नहीं जाता है। और तब गोलू बोलती है कि आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आप मुन्ना को मार पाएंगे। एंड इसके बाद गुड्डू पंडित जो है वो बेड पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जेपी यादव को, जो अपने भाई से मिलते हैं और उनके भाई बोलते हैं देखो इलेक्शन में पैसा भी नहीं आ रहा है और हमने बोला था कि क्राइम रेट कम होना चाहिए और मुन्ना ने देखो क्या सब कर दिया, और उनको एक खींच के चाटा मार देते हैं। इस वजह से जेपी यादव की बहुत ज्यादा बदनामी होती है। एंड उनके भाई बोलते हैं कि जाओ और मेरा काम करो, जाके उस कालीन भैया को समझाओ कि क्राइम कम होना चाहिए जिससे हमारी पार्टी की इमेज जो है वो खराब ना हो। इसके बाद दिखाया जाता है कालीन भैया के पास आता है गोलू का पिता और कहता है कि मुन्ना भैया कैसे हैं। इधर मुन्ना भैया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कालीन भैया जो है गुस्सा नहीं करते हैं। इसके बाद उसको भगा देते हैं वहां से और कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। गोलू का पिता है वो कहता है कि मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, क्यों मारा उसे। इसके बाद मुन्ना और गुस्सा हो जाता है, लेकिन कालीन भैया बोलते हैं तुम जाओ भाई, ये वरना तुम्हारा ही मर्डर हो जाएगा। और वो पुलिस वाला चला जाता है मौर्या के पास। मौर्या को जाके वो समझाता है कि उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन मौर्या जो है वो कहता है कि नहीं भाई, हम कालीन भैया से दुश्मनी नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे कुछ जवान उड़ा दिए और उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है और हमारा हाथ भी तोड़ दिया, इस वजह से हम कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और तुम यहाँ से चले जाओ और जैसा चल रहा था वैसा चलने दो। इसके बाद दिखाया जाता है बबलू पंडित और गुड्डू पंडित के पिताजी को, जो कि चाहते हैं मेरे बेटे और बहू को इंसाफ मिले और इसलिए वो सारे लोगों को लेटर लिखते हैं ताकि वो मुन्ना के खिलाफ केस लड़ पाए। एंड देन दिखाया जाता है गोलू और डिम्पी जो है दिन रात पहरेदारी करती हैं क्योंकि वो जगह जो है वो खुफिया है, पर एक पर्सन को
उनका पता चल जाता है और वो एक पुलिस वाले को लेके आ जाता है। तब होता यह है, वो पुलिस वाला बोलता है तुम लोग जल्दी चलो, एंड देन गुड्डू भैया है वो टूट पड़ते हैं उस पुलिस वाले पे और उसको जान से मार देते हैं। इधर जो वो आदमी है वो भी मारने लग जाता है डिम्पी को, लेकिन डिम्पी और गोलू जो है मिलके उस पुलिस वाले और उस आदमी का सामना करते हैं। और इधर ये लोग सोचते हैं कि अब ये जगह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, एंड इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं ये जगह छोड़ के। एंड देन तब ये लोग डॉक्टर के घर पे जाके छुप जाते हैं। इसके बाद होता ये है, दिखाया जाता है बाबूजी को। अब बाबूजी जो है वो वीणा के पास आते हैं और कहते हैं कि बूढ़े शेर के मुंह को खून लग गया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन वीणा जो है बीमारी का बहाना बना देती है और कहती है कि हम बीमार हैं और हम कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। इसके बाद बाबूजी जो है वो कहते हैं ठीक है, जितने दिन आराम करना है कर लो, लेकिन जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद दिखाया जाता है मुन्ना भैया जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और वो अब जौनपुर को कब्जे में लेने की सोच रहे हैं। इधर कालीन भैया बोलते हैं देखो हम तुमको जौनपुर दे रहे हैं, अगर तुम उसको हथिया लोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी हमारे लिए, क्योंकि मिर्जापुर भी हमारा होगा और जौनपुर भी हमारा होगा। अब मुन्ना भैया निकल जाते हैं अपने सारे गुंडों को लेके शरद शुक्ला के पास, और इधर शरद शुक्ला को दिखाया जाता है वो अपने पिता की पुण्यतिथि में बैठे होते हैं और तभी वहां पे जो मुन्ना भैया है वो आ जाते हैं। अब मुन्ना भैया शरद को बोलते हैं देखो अगर लड़ना चाहते हो तो ये बता दो और अगर प्यार से मानना चाहते हो तो ऐसे बता दो। लेकिन शरद शुक्ला बोलते हैं देखिए हम लड़ेंगे नहीं, हम प्यार से काम करेंगे और मैं आपके ही अंडर काम करूंगा, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब शरद तो जानता था कि अगर मैं इनकी कमजोरी पकड़ लूंगा तो इनको आराम से मार सकता हूं और मिर्जापुर भी मेरा होगा, इसीलिए वो मुन्ना का दिल जीतने के लिए यूसुफ से मिला देता है। अब यूसुफ जो है उसी बेटे का बाप है जिसको मारा था मुन्ना भैया ने और वो संबंधी भी है लाला का। अब यूसुफ मदद मांगने आया हुआ होता है शरद के पास और शरद मिला देता है मुन्ना से, एंड फिर शरद जो है वो मार देता है यूसुफ को, जिससे मुन्ना के दिल में शरद के लिए काफी ज्यादा जगह बन जाती है और फिर ये दोनों मिलके काम करने लग जाते हैं। तब मुन्ना भैया आते हैं कालीन भैया के पास और कालीन भैया शॉक्ड हो जाते हैं कि मैंने इतने दिन जौनपुर पाने के लिए लड़ाई की लेकिन मेरा बेटा आराम से गया और सिर्फ बातों से ही सारा मैटर सॉल्व कर दिया। और शरद भी कालीन भैया के पास आके कहता है कि देखिए हमारे पिताजी में और आपके में जो भी दुश्मनी थी वो अब खत्म करिए, अब यंग जनरेशन को काम करने दीजिए ताकि हम अच्छे से काम भी कर सके और जौनपुर और मिर्जापुर का राज भी चले। इस वजह से कालीन भैया काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड शरद को वो रख लेते हैं काम पे। एंड इसके बाद होता ही है कालीन भैया जो है वो मिलते हैं जेपी यादव से। अब जेपी यादव जो है वो धमकाता है कालीन भैया को सीएम के नाम से और कहता है कि अपने बेटे को हिरासत में डाल दो, क्योंकि उसने इतना सारा वायलेंस किया है और शादी में जाके उसने जो हुड़दंग मचाया है, इस वजह से बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, तुम्हें मुन्ना को अंदर डलवाना ही पड़ेगा। इस वजह से कालीन भैया जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जेपी यादव से और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं डायरेक्ट सीएम से ही बात करूं। एंड वो चले जाते हैं सीएम के पास और उससे कहते हैं कि देखिए हम जेपी यादव से डील नहीं करेंगे, हम सीधा आपसे डील करते हैं और जीत की हम गारंटी देते हैं कि आप ही जीतेंगे। एंड देन सीएम को यह बात समझ में आ जाती है और फिर मुन्ना का जो दोस्त होता है यानी राइट हैंड, उसका नाम लगवा देते हैं कालीन भैया, क्योंकि वो भी तो शादी में था ना, और इस वजह से वो दोषी पाया जाता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है मकबूल उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबा के उसको जान से मार देता है। इस वजह से होता ही है मुन्ना जो है और भी डिप्रेस हो जाता है कि मेरे सारे दोस्तों को मेरे पापा ने मरवा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मैंने अपनों को बहुत ज्यादा खो दिया। इस वजह से मुन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो चाहता है कि कैसे भी करके अब मिर्जापुर मेरा ही होना चाहिए, बहुत हो गया पापा का राज और अब मैं ही मिर्जापुर पे राज करूंगा। इधर दिखाया जाता है मकबूल का भांजा बाबर जो है वो काम करता है गुड्डू भैया के लिए और वो कहता है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए वफादार रहूंगा। इधर दिखाया जाता है गोलू जो है अपनी बहन का और अपने चाहने वाले का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो गोली चलाना सीखती है और वो बाबर को कहती है कि मुझे गोली चलाना सिखाओ, पर वो चलाना नहीं सिखा पाता है। तभी वहां पे गुड्डू भैया उतरते हैं गाड़ी से और वो कहते हैं कि चलो ऐसे चलाओ, और सही निशाना लगा देती है गोलू। और इस वजह से गोलू जो है सोचने लग जाती है कि अब मैं कैसे भी बंदूक चलाना सीखूंगी और मैं ही मारूंगी मुन्ना को। अब जब वो गोली चलाना सीख रही होती है तब डिम्पी जो है वो कार में जाके बैठ जाती है और कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। गुड्डू पंडित जो है वो समझ जाते हैं कि डिम्पी इस सब के लिए नहीं बनी है एंड वो कहते हैं कि तुम लखनऊ जाके पढ़ाई करो, और बबलू भी यही चाहता था। इसके बाद वो लखनऊ जाने से पहले अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और इधर पंडित जी के घर में वापस से खुशियां आ जाती हैं और उसकी माँ गुड्डू को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तू कितना ज्यादा बदल गया है और कितनी ज्यादा चोटें लगी हैं तुझे। और इस वजह से पंडित जी चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है यहीं रुक जाए, अब वापस कहीं नहीं जाए, और जो भी है हम मिलके कमा लेंगे और खा लेंगे। लेकिन गुड्डू भैया ऐसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं बबलू का बदला जरूर लूंगा और आपके ये केस लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मुन्ना भैया है उनकी पावर बहुत ज्यादा है और उनसे बदला लेने के लिए मैं ही बनाऊं। इधर दिखाया जाता है गोलू अपने पापा से मिलती है। उसके पापा कहते हैं कि मैं कालीन भैया का सामना नहीं कर सकता
और फिर वो कहते हैं कि गोलू अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, और गोलू कहती है कि हाँ मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ और मैं गुड्डू भैया के साथ ही रहूंगी। अब होता यह है पंडित जी जो है वो जाते हैं मौर्य के पास, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला इनका केस नहीं ले रहा है और इनका साथ नहीं दे रहा है। तब मौर्य कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं, और वो कालीन भैया के साथ रह के सारी चीजों का पता लगाएंगे एंड देन वो कालीन भैया को दबोचेंगे। यही प्लान है मौर्य का, क्योंकि मौर्य ने अपने जाबाज सिपाही खोए थे जिसको मरवा दिया था कालीन भैया ने, और इस वजह से पंडित जी और मौर्य जो है वो साथ में मिलकर काम करने लग जाते हैं। इधर दिखाया जाता है जो डिम्पी है उसका एडमिशन हो जाता है लखनऊ के एक हॉस्टल में एंड देन उसको छोड़ने आते हैं गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित जब उसको छोड़ने आते हैं तब वहां पे एक बंदा मिलता है उसे, जो कि इन्वेस्ट करता है बहुत सारे पैसे, वो भी बिना पेपर फाइल के। अब वो अपना नाम रॉबिन बताता है। तब रॉबिन कहता है कि मैं कुछ भी करवा सकता हूं, एंड फिर बबलू भैया सोचते हैं कि क्यों ना मैंने जो फ्लैट लिया था अपने मम्मी पापा के नाम से वो बेच दूं, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इधर दिखाया जाता है गुड्डू भैया जो है वो सोचते हैं कि अब मुझे कालीन भैया से बदला लेना है, इसके लिए मुझे पैसा, पावर और बंदूकें, तीनों चीज चाहिए होगी। एंड वो जाता है लाला के पास। अब वो लाला से बात करता है, लेकिन लाला जो है उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। गुड्डू भैया जो है वो कैसे भी करके लाला को इंप्रेस करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक मौका दीजिए, आप मुझे अफीम दीजिए और मैं अपने तरीके से अपना बिजनेस करूंगा। एंड देन वो कहते हैं कि कालीन भैया के खिलाफ जाओगे तो फिर से जान से मारे जाओगे, ये बच्चे हो ना, वो भगवान भरोसे ही बचे हो। तब गुड्डू पंडित कहते हैं कि यही तो आपकी गलती है, हम मरेंगे नहीं इस बार, हम मारेंगे। और इसके बाद लाला सोचता है कि क्यों ना इनकी हेल्प की जाए। इसके बाद होता ही है लाला जो है वो अफीम दे देता है गुड्डू पंडित को, क्योंकि उसे पता है गुड्डू पंडित और बबलू पंडित ने ही कालीन भैया का अफीम का बिजनेस उठाया था। और गुड्डू पंडित सारे डीलर्स से बोलते हैं अब तुम्हें डायरेक्ट अफीम मिलेगा और इसके साथ साथ तुम्हें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलेगा और हम पैसे भी तुमसे कम लेंगे। इस वजह से डीलर्स जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं। तभी इससे इंप्रेस होकर लाला बोलता है कि चलिए आप लोग अब हमारे घर में ही रहेंगे। इधर दिखाया जाता है एक रात मुन्ना का बंदा जो है वो मारने के लिए आता है लाला को। तभी होता ही है गुड्डू पंडित और गोलू मिलके उस आदमी को मार देते हैं और गुड्डू भैया उस आदमी का दांत निकाल के भेज देते हैं कालीन भैया के पास और एक लेटर लिख के भेजते हैं कि अब मिर्जापुर हमारा होगा, जिससे पता चलता है कालीन भैया को कि अभी गुड्डू पंडित जिंदा है। और इस वजह से मुन्ना भैया बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्से में आ जाते हैं। मुन्ना भैया जो है वो पॉलिटिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वायलेंस उनको नहीं करना है और इस वजह से कालीन भैया बोलते हैं तुमको अभी कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान देना है। एंड देन मुन्ना भैया मिलता है माधुरी से। अब माधुरी जो है वो विधवा है और उसके पति की 1.5 साल पहले मौत हो गई थी और ये सीएम की बेटी है, जिस वजह से विधवा होने के कारण ये लोगों में सिंपैथी जनरेट करती है और लोगों का दिल जीत लेती है। इससे इनको वोट्स जो है वो काफी मिलते हैं। अभी मुन्ना भैया इससे मिलते हैं और वो बातें करने लग जाते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारा जीवन कैसे कटता है और 1.5 साल में तुमने अपने पति के बिना कैसे समय गुजारा है, तुम्हारा मन नहीं करता है क्या? और इस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमसे ऐसे किसी ने भी बात नहीं किया है। मुन्ना भैया जो है वो कहते हैं देखो हम ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हैं और हम सीधा जो भी बोलना होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, हम सोचते समझते नहीं है। माधुरी जो है कहीं ना कहीं मुन्ना से अट्रैक्ट होने लग जाती है। अब होता यह है वीणा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो कालीन भैया से कह देती है कि ये बच्चा आपका है एंड वो बाबूजी से कह देती है कि ये बच्चा आपका है। एंड जब वीणा का जो बेटा हो जाता है तब वो राजा को बुला लेती है और कहती है कि राजा ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि मुन्ना भैया नहीं चाहते कि कोई भी उत्तराधिकारी जन्मे और इस वजह से वो हो सकता है मेरे बेटे को मार दे और तुम्हारे बेटे को भी। राजा ये बात सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि हम मर भी जाएंगे लेकिन इसकी हिफाजत करेंगे। अब रॉबिन जो है वो पैसे ले लेता है गुड्डू भैया से और कहता है ठीक है मैं आप में इन्वेस्ट करता हूं। और इधर दिखाया जाता है शरद जो है वो सारे लोगों में बैठा रहता है और सोचता रहता है कि क्या प्लानिंग की जाए और कैसे अब हमारा कारोबार बढ़ाया जाए, क्योंकि उधर गुड्डू भैया ने अफीम के जो धंधे हैं वो बढ़ा दिए थे, जिस वजह से कालीन भैया काफी नाराज है डीलर्स से और वो कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम लोगों ने गुड्डू से अफीम खरीदने की हिम्मत कैसे की? और इस वजह से मुन्ना जो है वो गुस्से में रहते हैं और वो एक डीलर को ठोक भी देते हैं। सारे डीलर्स में दहशत बन जाती है एंड वो फिर से गुड्डू भैया से अफीम नहीं खरीदते हैं और वो खरीदते हैं अफीम कालीन भैया से। अब होता ही है शरद जो है वो रोक लेते हैं मुन्ना भैया को और वो कहते हैं कि देखो इनको लाला से बिजनेस करने दीजिए और जो इनको प्रॉफिट बनेगा उसका 20% ये हमको देंगे, तो वैसे भी हमारी कमाई हो जाएगी। एंड ये बात कालीन भैया को काफी पसंद आती है। इधर मुन्ना और शरद की दोस्ती हो जाती है और शरद बताते हैं मुन्ना को कि मुझे अपने फादर का बदला लेना है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इधर दिखाया जाता है शरद और मुन्ना एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो गुड्डू के पास जाएं डीलर बनके और देन आप वहां पे आ जाना और उसी क्लब में गुड्डू भैया को हम जान से मार देंगे। मुन्ना भैया को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड शरद निकल पड़ते हैं अफीम का डीलिंग करने, वो भी गुड्डू भैया से। इधर गुड्डू भैया जो है वो बैठे रहते हैं क्लब में और फिर ये बात
बाबर को पता चल जाती है। अब बाबर जो है बचाने के लिए आ रहा होता है क्लब में, और तभी होता यह है मुन्ना भैया भी वहां आ जाते हैं एंड फिर गोलीबारी चलने लग जाती है, लेकिन बाबर आके उन्हें बचा लेते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है गुड्डू भैया जो है वो धोते हैं शरद शुक्ला और सीधा मुन्ना भैया को, और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेते हैं। इधर वो उनको मारने वाले होते हैं, तभी शरद शुक्ला जो है घर का एक पिलर गिरा देते हैं, क्योंकि गोलीबारी में एक लकड़ी का पिलर जो है वो टूट गया था, जिससे वो पूरा फ्लोर जो है वो गिर जाता है गुड्डू भैया के ऊपर। इधर मुन्ना और शरद जो है वहां से भाग जाते हैं बच के। गुड्डू भैया गोलू को कहते हैं कि देखो हमको मजा तो बहुत आया, क्योंकि उनके जो दोनों गर्दन पकड़े थे ना वो मरने ही वाले थे लेकिन बच गए, लेकिन अगली बार आएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, इसका वादा करते हैं हम। और गोलू कहती है कि अभी आप में जान नहीं है और फिर आप अफीम का धंधा करने चले गए, हमने मना किया था ना आपको बाहर निकलने से। लेकिन अब यहाँ पे गुड्डू पंडित जो है वो मानते ही नहीं है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें पता है। अब जब ये बात मकबूल को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि मेरा जो भांजा है वो मिला हुआ है गुड्डू भैया से, एंड फिर कालीन भैया ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें बाबर को निपटाना पड़ेगा। इसके बाद दिखाया जाता है वीणा जो है वो आ जाती है लखनऊ, और इस वजह से वो लखनऊ आके कहती है गोलू से और गुप्ता जी से कि हमें पता है कालीन भैया कैसे कमजोर पड़ जाएंगे और हमें गुड्डू भैया से मिलना है। इधर वीणा जो है वो मिल जाती है गुड्डू भैया और गोलू से, और सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती रहती है इन दोनों को। अब दिखाया जाता है मकबूल को। मकबूल के दो ही फैमिली मेंबर्स थे, एक तो उसकी मां और दूसरा उसका भांजा बाबर, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर जब वो बाबर को मारने जाता है तब बाबर भी गन उठा लेता है, एंड देन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ेंगे। इधर दिखाया जाता है गुड्डू पंडित जो है और शबनम यानी लाला की बेटी करीब आ रहे होते हैं, जिससे लाला को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, एंड उधर गोलू को भी थोड़ी बहुत जलन मच रही है। अब इधर होता यह है मुन्ना और माधुरी जो है वो दोनों करीब आ जाते हैं और ये सीएम की बेटी से संबंध बना लेता है। तभी दिखाया जाता है कालीन भैया का फोन आता है और कहते हैं कि हमारी जो वेपन्स वाली गाड़ी है बिहार बॉर्डर पे किसी ने पकड़ ली है, और दिखाया जाता है दत्ता त्यागी को। अब दत्ता त्यागी जो है वो बिजनेस करते हैं चोरी की कारों का, यहाँ पे दारू सप्लाई करते हैं और साथ साथ वेपन भी सप्लाई करते हैं। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और उनका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। कालीन भैया बोलते हैं कि पता लगाओ कि हमारा ट्रक किसने पकड़ा है, एंड मुन्ना भैया जो है वो वहां से निकल जाते हैं पता लगाने की हमारा ट्रक किसने पकड़ा है। तभी शरद शुक्ला बोलता है कि त्यागी तो ये तो हमारे बहुत अच्छे जानकार है और हम मिलवा देंगे आप लोगों को उनसे। अब दत्ता त्यागी जो है उसके दो जुड़वा बेटे हैं भरत और शत्रुघ्न, और भरत जो है वो दोस्ती कर लेता है मुन्ना भैया से, और शरद शुक्ला तो वैसे ही उसके कजन है। एंड इसके बाद इनकी जो दोस्ती है वो आगे चलने लग जाती है, एंड फिर मुन्ना भैया डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम आपके साथ ही बिजनेस करें, और ये बात भरत को काफी ज्यादा पसंद आती है। इधर फिर वीणा जो है वो बताती है कि देखिए आजकल वेपन्स की जो डिलीवरी है वो तो डबल है लेकिन सिक्योरिटी बहुत कम है, एंड इधर ये बात गोलू और गुड्डू पंडित को काफी ज्यादा पसंद आती है, एंड वो लोग जाते हैं मिर्जापुर और उनकी वेपन्स की जो पूरी कंपनी है वो ही जला देते हैं। इस वजह से मुन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है हम गुड्डू पंडित को मार देंगे, लेकिन कालीन भैया बोलते हैं कि कोई घर वाला भी इसमें मिला हुआ है, इसी से पता चला है हमारी सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि ऐसे तो किसी को पता नहीं चलने वाला ना। एंड इसके बाद दिखाया जाता है गोलू जो है वो मिलती है शत्रुघ्न से, एंड वो कहती है कि देखो तुम अपने दत्ता त्यागी से कहो कि अफीम का जो बिजनेस है उसमें हमारी मदद करे। एंड इधर दिखाया जाता है गुड्डू पंडित की जो बहन है डिम्पी वो मिलती है रॉबिन से, एंड रॉबिन के ये करीब आने लग जाती है। रॉबिन जो है पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है एंड वो काफी हेल्प करता है, उसकी बहन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लग जाती है रॉबिन से। अब कालीन भैया जो है वो मुन्ना भैया को कहते हैं कि तुमने सीएम की बेटी के साथ ही संबंध बना लिए, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी सीएम की बेटी से ताकि हम भी पावर में आ जाए। गुड्डू भैया सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अफीम का बिजनेस बनाएं, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें सरकारी कोटा पे खेत अलॉट हो जाए, और इस वजह से वो फोन करते हैं जेपी यादव को ताकि वो कुछ सेटिंग बिठा सके। अब वो कहते हैं कि जेपी यादव जी हम आपको सीएम बना देंगे लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इधर दिखाया जाता है पंडित जी और मौर्य मिलकर काम कर रहे हैं, और फिर पंडित जी जाते हैं हमारे फेवरेट चच्चा यानी भरोसे वाले चच्चा के पास, और वो चाचा बोलता है कि मैं मुन्ना भैया के खिलाफ गवाही जरूर दूंगा, और उसने मुझे भरोसे वाला कहा था और मैं भरोसे वाला हूं, मैं बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा आदमी और कितना हरामी आदमी हूं, उस मुन्ना को तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगा। एंड ये लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे हम फंसाएं मुन्ना भैया को। तभी पंडित जी और मौर्य साहब जाते हैं मेन हेड के पास और वो कहते हैं कि हमें मुन्ना को अरेस्ट करने का मौका दीजिए। एंड फिर वो लोग कहते हैं कि हम कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको करना है कुछ भी तो सबूत जुटाइए और फिर हम अरेस्ट वारंट निकाल देंगे। एंड इस वजह से ये लोग खुश हो जाते हैं। एंड इसके बाद होता यह है सीएम की बेटी मुन्ना भैया की शादी हो जाती है और अब सीएम का दामाद मुन्ना भैया बन जाते हैं, जिससे कालीन भैया काफी ज्यादा खुश हैं। एंड इसके बाद गुड्डू भैया जो है वो जाते हैं दत्ता त्यागी के पास, कहते हैं कि हमारे साथ अफीम का बिजनेस कीजिए, लेकिन दत्ता त्यागी कहते हैं कि हमारे मम्मी और पापा बहुत ज्यादा अफीम पीते थे इसलिए हम आधे ही रह गए, इस वजह से हम अफीम का बिजनेस नहीं करेंगे और अफीम बेचना हमारे लिए
लिए हराम है। फिर गोलू जो है वो मिलती है शत्रुघ्न से और कहती है कि तुम हमारे साथ मिलकर अफीम का धंधा करो और देखो तुम कितना कमाओगे। एंड शत्रुघ्न जो है वो गोलू को ना नहीं कर पाता है क्योंकि वो गोलू से प्यार कर बैठता है। जेपी यादव जो है वो मिलता है शरद से और कहता है कि देखो हम तुम्हें मिर्जापुर की गद्दी सौंप देंगे लेकिन हमारी मदद करो, और इसके बाद शरद मान जाता है। इधर दिखाया जाता है शत्रुघ्न जो है डर जाता है क्योंकि दत्तात्रेय को पता चल जाता है हमारे इलाके में कोई अफीम बेच रहा है, लेकिन गोलू जो है उसे प्यार का लालच देती है और इस वजह से शत्रुघ्न कंटिन्यू करता है अफीम बेचना। सीएम साहब की जो गाड़ी है उसे कोई ट्रक हिट कर देता है और इस वजह से सीएम साहब की मौत हो जाती है, जिससे माधुरी को बहुत ज्यादा सदमा लगता है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब जेपी यादव जो है खुद को सीएम मान लेता है और वो सीएम की कुर्सी पे बैठने की तैयारी करने लग जाता है क्योंकि वो आदमी जो है वो अब सीनियर था तो सीएम साहब के बाद वही बचा था। लेकिन पार्टी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन मजबूरन पार्टी को उनको सीएम बनाने की अनुमति दे देते हैं। तभी ये बात पता चल जाती है माधुरी को और माधुरी जो है कालीन भैया के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और कहती है कि क्यों ना हम ही जाके बात करें पूरे काउंसिल मेंबर से और सारे कमेटी मेंबर से, जिससे हो सकता है कोई अच्छा डिसीजन ले और अच्छा सीएम कोई बन पाए। इसके बाद होता यह है, दिखाया जाता है वो डॉक्टर जो है उसकी बेटी का बर्थडे है और वहां पे जाते हैं गुड्डू भैया, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। एंड तावीज मिलने के बाद पता चलता है कि जिस नाई वालों से मैंने डील की थी कि वो अफीम बेचेंगे, उसी का शेखू नाई ने मार दिया है डॉक्टर को। एंड फिर गुड्डू भैया वहां जाके शेखू नाई को मार देते हैं और उसकी बेटी को ले जाते हैं घर पे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। अब ये बात गोलू को पता चल जाती है। अब गोलू जो है वो कहती है कि आपसे खुद का ध्यान तो रखा नहीं जाता, इस बेटी का क्या रखेंगे। एंड इसके बाद वो शबनम को सौंप देते हैं उस लड़की को और शबनम जो है उस लड़की का ख्याल रखने लग जाती है। इधर गुड्डू भैया जो है और करीब आ जाते हैं शबनम के और कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों अब साथ में जिंदगी गुजारें, और इस वजह से शबनम और गुड्डू पंडित की ज्यादा बनने लग जाती है। अब जिसने सीएम साहब को उड़ाया था उसका एक ड्राइवर मौर्य को मिल जाता है और मौर्य उसे खूब मारता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद दिखाया जाता है शरद को। अब मौर्य शरद से पूछते हैं कि मैं जानता हूं तुम जेपी यादव से मिल के आए हो और तुमने ही सीएम को मरवाया, देखो हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें मिर्जापुर दिला देंगे। शरद बोलता है मैं मानता हूं हमारे दुश्मन एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक साथ काम करेंगे, और जिसको आपने पकड़ा है ना वो गूंगा बहरा है तो वो कुछ नहीं बोल सकता है। इस वजह से मौर्य को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर दिखाया जाता है सीएम साहब का असिस्टेंट जो है वो आता है माधुरी के पास और कहता है कि जो जेपी यादव है हमेशा तो सीएम साहब के साथ बैठता था, लेकिन उस दिन वो जानबूझ के दूसरी गाड़ी में बैठा था, और इस वजह से माधुरी को शक होता है कि उसके पिता को जेपी यादव ने ही मरवाया है। अब जेपी यादव जो है वो कहता है कि अब तो हम सीएम बनने वाले हैं, तो वो जरीना को कहता है कुछ अरेंजमेंट करवाओ, और जरीना जो है वो डांस का अरेंजमेंट करवा देती है। और इसके बाद जरीना को वो बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता है क्योंकि जेपी यादव ने जरीना को वादा किया था कि हम जब सीएम बन जाएंगे तो तुमको तो बहुत ऊंची पोस्ट देंगे, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करता है। इस वजह से अगले ही दिन पार्टी के सामने और मीडिया के सामने जरीना जो है उसका प्रूफ खोल देती है और कहती है कि इन 3 डांसर्स के साथ बदसलूकी की है और वो सीएम पे हरासमेंट का केस लगा के उसको अंदर करवा देती है। अब होता यह है कोई भी सीएम नहीं बन रहा होता है, तभी वहां पे माधुरी आती है और कहती है कि मैं सीएम बनूंगी, और इस वजह से कालीन भैया को यह बात पसंद नहीं आती है और कालीन भैया चाहते थे कि माधुरी उन्हें सीएम बनाए, जिस वजह से कालीन भैया काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं माधुरी से और वो उससे हेट करने लग जाते हैं। अब होता यह है मुन्ना भैया को पता चल जाता है कि कोई उनके खिलाफ गवाही देने वाला है और वो भरोसे वाले चच्चा को गोली मार देते हैं। इधर मौर्य के पास जो गवाह रहता है वो भी डूब के मर जाता है क्योंकि बगल में ही एक टंकी की पानी होती है, और जिस वजह से मौर्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो लोग कैसे भी करके कुछ प्रूफ जुटा लेते हैं जिससे मुन्ना के खिलाफ गवाह तैयार हो सके। एंड इसके बाद जो हेड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद पंडित जी को मौर्य जो है वो बाहर भेज देते हैं। मौर्य चाहते हैं कि क्यों ना हम गुड्डू पंडित से शुरुआत करें और उसका एनकाउंटर कर दे। ये बात पंडित जी को पता नहीं चलती है और फिर दिखाया जाता है मकबूल जो है वो अपने भांजे को बांध के रखता है और ये बात मुन्ना को पता चल जाती है। मुन्ना जो है आते हैं मकबूल के घर और उसके भांजे और उसके नानी को गलती से मार देते हैं। मकबूल जो है वो कहते हैं कि हमारी नानी ने क्या बिगाड़ा था और इसको क्यों मारा आपने। इस वजह से कालीन भैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब भूल जाओ और तुम हमारे वफादार हो, जिस वजह से मकबूल को गुस्सा आता है और वो मारने आ जाता है बापूजी और कालीन भैया को। बाबूजी जो है वो व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं और जैसे ही मकबूल मारने वाला होता है वहां पे वीणा आ जाती है और कहती है कि मैं मारूंगी इसको। इस वजह से वीणा और वो नौकरानी मिलकर बापूजी को निपटा देते हैं और वीणा कहती है कि अब हमारे मन को शांति मिली। दिखाया जाता है कालीन भैया जो है वो काफी ज्यादा नाराज है और उनको पता चलता है कि मेरे बापूजी की भी डेथ हो गई है और वो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाते हैं एक स्पॉट पे। अब दत्तात्रेय को पता चल जाता है कि हो ना हो हमारे घर में ही कोई गद्दार है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि मेरा बेटा जो शत्रुघ्न है हमसे गद्दारी कर रहा है। एंड वो भरत को कह देता है कि तुम्हें शत्रुघ्न को मारना ही पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है जब अंतिम संस्कार पे कालीन भैया खड़े होते हैं तब पता चलता है कि मुन्ना भैया जो है उनके दिल में बहुत ज्यादा आक्रोश भरा पड़ा है अपने पापा के लिए। एंड वो
चले जाते हैं वहां से उठ के। वीणा जो है वो वहां से उठ के इसलिए चली जाती है क्योंकि मुन्ना भैया घर गए हुए थे और वो राजा को कहते हैं कि प्लीज अपने बच्चे को बचा लेना। इधर दिखाया जाता है राजा हमला कर देता है मुन्ना भैया पे, राजा को मुन्ना भैया मार देते हैं और इस वजह से उनको पता चलता है कि उनके पापा ने ही उन पे हमला करवाया और इधर जाके वो अपने पापा को निपटाने की कोशिश करते हैं। इधर दत्ता त्यागी जो है जब शत्रुघ्न और भरत के सामने जाते हैं तो शत्रुघ्न और भरत एक दूसरे के सामने ही गन तान देते हैं, जिससे होता यह है गोली चल जाती है और भरत जो है वो बच जाता है। दिखाया जाता है कालीन भैया को मारने के लिए मुन्ना भैया आते हैं, लेकिन मुन्ना भैया और कालीन भैया एक दूसरे को मार नहीं पाते हैं और कालीन भैया बोलते हैं हम तुम्हें मिर्जापुर सौंपना चाहते हैं, तुम अब से मिर्जापुर पे राज करोगे। और इधर पहली बार कालीन भैया और मुन्ना भैया गले मिलते हैं, जिससे इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी वहां पे गुड्डू पंडित आ जाते हैं और गुड्डू पंडित जो है वो गोलियां चलाने लग जाते हैं मुन्ना भैया और कालीन भैया पे, जिससे कालीन भैया काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और मुन्ना भैया तो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। गुड्डू भैया और वहां पे जाती है गोलू और इसके बाद वो कहते हैं कि सीने में गोली मारेंगे। तभी होता ही है मुन्ना भैया जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ही आंखें खोलते हैं तब गुड्डू और गोलू कहते हैं कि हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप आंख खोले और कब हम ठोके, और उसी अंदाज में मुन्ना भैया का वो लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी दिखाया जाता है शरद शुक्ला भी वहां आया हुआ होता है और शरद शुक्ला देख लेता है कालीन भैया को और वो बचा के ले जाता है कालीन भैया को, और इस तरह सीजन 2 के एंड में कालीन भैया जो है वो भी मरते मरते बच जाते हैं। और इस वजह से सीजन 3 की शुरुआत होगी अब कालीन भैया और गुड्डू भैया के दुश्मनी से। तो देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा और कौन इस गद्दी पे राज करता रहेगा, ये तो बताया जाएगा सीजन 3 में। लेकिन अब गुड्डू पंडित का राज है मिर्जापुर पे और दिखाया जाता है गुड्डू भैया जाके बैठ जाते हैं कालीन भैया की गद्दी पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ साथ कमेंट करके बताइए कि मिर्जापुर सीजन 3 का आपको कितना वेट है और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 का फर्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आएगा सबसे पहले।